क्लास 12 वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12 आज मैं आप लोगों का जनसंचार का विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पार्ट 3 यानी आपके सिलेबस में पार्ट 3 से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं उसको लाई हूँ। ये थ्योरी है, इसको आप समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे वीडियो मतलब चैनल पे पड़े हुए हैं, वो उनको आप जाके देख लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं डाउट रहने नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। यस, आ गए हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे जनसंचार के बारे में बताया गया है। जनसंचार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कम्युनिकेशन होता है, यानी किसी से बात का आदान प्रदान करना ही एक तरह से जनसंचार का माध्यम है। और जनसंचार के क्या क्या मतलब माध्यम होते हैं, तो पहला देखिए जो प्रमुख माध्यम है। एक मिनट, मैं थोड़ा पेन ले लूँ। हाँ, यस, तो यहाँ पे देखिए प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम। देखिए ये सारे माध्यम बता रहा है, यानी कि प्रमुख जनसंचार माध्यम क्या क्या है। इंटरनेट है, अखबार है, रेडियो है, मोबाइल है, टेलीविज़न है। ठीक है, प्रिंट माध्यम को ही मुद्रित माध्यम कहते हैं। ठीक, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है क्या, प्रिंट माध्यम। ठीक है, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। ये क्वेश्चन आता है कि किसने किया था आधुनिक छापे खाने का आविष्कार। फिर भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तक छापने के लिए खोला था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तक आदि आती हैं। ये आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए, मुद्रित माध्यमों की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला होता है, देखिए छपे हुए शब्दों में अस्थायित्व होता है, मतलब एकदम वो अस्थायी रूप से वहीं पे रहते हैं। इन्हें सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। यह चिंतन, विचार, विश्लेषण का भी माध्यम होता है। ठीक है, लिखित माध्यम। देखिए जो मुद्रित माध्यम है वो मैंने आपको इस पिक्चर के द्वारा दिखाया है कि मतलब ये जो पिक्चर है इसमें देखिए जो भी लिखा हुआ है ये अब हमेशा के लिए रहेगा, अस्थायित्व तो रहेगा और इसे हम किसी भी स्तर पे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, मुद्रित माध्यम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। निरक्षरों के लिए तो ये मुद्रित माध्यम का कोई मतलब नहीं बनता है। ये तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं करते, यानी 24 घंटे की जो पहले की घटनाएं होती हैं उनको ये दिखाता है। इसमें स्पेस तथा सीमा शब्द का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार नहीं किया जाता, मतलब ये समाचार छप गया तो अब इसमें जो भी गलतियां हैं उसको हम वापस ला के उसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें होती हैं। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो ध्यान क्या क्या रख सकते हैं। देखिए, भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रचलित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। समय, शब्द व स्थान की सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रभाव होना चाहिए, मतलब जो लेखन आप कर रहे हैं उसमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ आपको पहुँचना है। ये नहीं कि अभी हम दिल्ली हैं तो फिर आ गए यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में और फिर वहाँ की खबर वहीं छूट गई, यहाँ की यहाँ, ऐसे नहीं, तारतम्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट आपका बुक में होगा रेडियो। रेडियो को आकाशवाणी भी कहते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना। इसमें शब्द एवं आवाज़ का महत्व होता है। जैसा कि अभी आपको मैं जो वीडियो डाल रही हूँ इसमें मैं नहीं दिख रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ और मेरे शब्द आप तक जा रहे हैं। रेडियो एक रेखीय माध्यम होता है। रेडियो कैसा माध्यम होता है, तो आंसर लिखना है, रेखीय माध्यम होता है। रेडियो समाचार की संरचना, यहाँ समाचार हो गया है, उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। देखिए उल्टा पिरामिड शैली यहाँ पे पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है, फिर समापन होता है। यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर होती है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण सा खबर होती है और उसके बाद नॉर्मल खबर होती है। यानी सबसे पहले मेन ब्रेकिंग न्यूज़ यानी महत्वपूर्ण, और उसके बाद उससे कम महत्व की खबर और उसके बाद नॉर्मल खबर। ठीक है, तो इसका इंट्रो, बॉडी और समापन में इसको बांटा जाता है। और इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य को और उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पिक्चर के द्वारा भी बताया है और बता के भी बताया है। ठीक है,
अब आगे देखिए, रेडियो समाचार लेखन के लिए बुनियादी बातें क्या क्या होनी चाहिए। समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कापी साफ सुथरी और टाइप्ड कापी हो, ठीक है। कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, ये भी एक उसमें रूल्स होता है, एक नियम होता है। पर्याप्त हाशिया छोड़कर लिखा जाना है, जैसे आपकी ये कॉपी है तो इसमें ऐसे दे के और फिर ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है, तो ये हाशिया छोड़ के लिखना होता है। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए, मतलब शॉर्टकट से बचना चाहिए। आगे देखिए, आगे आपका टॉपिक होगा उसी पार्ट में, लेसन 3 में ही, टेलीविज़न, जिसे हम दूरदर्शन के नाम से भी जानते हैं। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व सशक्त माध्यम जो है वो क्या है, टेलीविज़न। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो, यानी जो वो दिख रहा है उसी तरह से बोल रहा है, तो वो उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है टीवी खबरों के लिए विभिन्न चरण। क्या क्या खबर होता है टीवी तक समाचारों को पहुंचाने में। दूरदर्शन में कोई भी सूचना निम्न चरणों या सोपानों को पार कर दर्शकों तक पहुंचती है। क्या क्या क्या, फ्लैशबैक यानी फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइक और एंकर पेज। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो दूरदर्शन तक पहुंचाने के लिए और मतलब वहाँ तक खबर पहुँचाने के लिए ये क्या क्या करना पड़ता है, ये इन सब में लिखा हुआ है। तो इन सब को मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगी, और अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो उसके हिसाब से आप देखिए। अब आता है आपका चौथा टॉपिक जो है इंटरनेट। संसार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है, आप लोगों का भी है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित होते हैं। यह जहां सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तित्व एवं सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान के लिए मतलब बताया जाता है, वही श्रेष्ठ माध्यम है। वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का जरिया भी है। यानी ये जो इंटरनेट है, इससे आप ज्ञान की चीज़ें अगर देख रहे हैं तो बहुत सारी नॉलेज आप पा सकते हैं, और अगर आपका दिमाग अज्ञान की तरफ मुड़ गया तो उसमें भी बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। यानी ये दोनों तरफ से, एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से खराब भी है। आगे देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, ठीक है। देखिए मैंने ऐसा इमेज में आपको दिखाया है। इंटरनेट पत्रकारिता दो रूपों में की जाती है। प्रथम, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना होता है। दूसरा, रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्य व्यक्तियों तक भेजता है और संकलित करता है, और इसकी सत्यता और विश्वसनीयता सिद्ध करता है, ठीक है। तो ये इसके लिए होती है। अगला देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। देखिए इंटरनेट पत्रकारिता का क्या इतिहास रहा है। पहला तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का विकास निम्नलिखित 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण 1982 से 1992 तक, दूसरा चरण 1993 से 2001 तक, और तीसरा चरण 2002 से अभी तक, ठीक है। तो ये 3 चरण हैं इंटरनेट पत्रकारिता का। यानी इतिहास भी पूछता है कि इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा चरण चल रहा है, तो आप बता सकते हैं ये आधुनिक चरण चल रहा है, यानी तीसरा। और 1993 से 2001 के बीच में दूसरा था, और 1982 से 1992 तक तीसरा था, ठीक है। आगे देखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला चरण 1993 से तथा दूसरा 2003 से शुरू माना जाता है। भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी हैं। देखिए rediff को मैंने आपको दिखा दिया, ये आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और फिर इन्फोलाइन और फिर सीफी, ये सारी जो साइटें हैं वो सब वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें हैं, ठीक है। और रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है, यानी इसको भारत की पहली साइट कहा जाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है, ठीक है। तहलका.com एक वेबसाइट है, उस पर मतलब वेब पत्रकारिता शुरू की गई थी, तो उसका पहला श्रेय तहलका.com को जाता है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी नेट में पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है, ठीक है। वेब दुनिया हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। प्रभा साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में होकर सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है, यानी ये जो है ये नेट पे प्रिंट में मिल जाएगा आपको। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है, यानी BBC की है। और हिंदी वेब जगत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी, नेट सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं भी अच्छा काम कर रही हैं।
अभी हिंदी वेब जगत की सबसे बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड और फ़ॉन्ट की है। डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी तक की ज़्यादा साइटें खुलती नहीं हैं, ठीक है, ये भी एक समस्या आ रही है। तो ये तो था आपका संचार का विभिन्न माध्यम को मैंने समझा दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पे जनसंचार करके क्लास 12th करके ऐसे ही एक वीडियो है जिसमें ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जितना भी मतलब इसको आप पढ़ के और उस क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो आपको जनसंचार का ये चैप्टर एकदम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।